शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है। निवेशकों को लाखों करोड़ का नुकसान सहना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में शेयर बाजार की क्या हालत होगी और आखिरकार क्यों लगातार भारतीय शेयर बाजार गिर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ एपी शुक्ला जी हैं। शुक्ला सर, सबसे पहले तो ये सवाल, अगर क्यों आखिरकार भारतीय बाजार गिर रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगातार गिरावट देखी जा रही है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बाजार में गिरावट काफी समय से लगातार हो रही है और उसका प्रमुख कारण जो रहा है इंडियन मार्केट में ही नहीं, पूरे ग्लोबल मार्केट में, उसका प्रमुख कारण यह है कि यूक्रेन के साथ में जो युद्ध हो रहा है उसका परिणाम है कि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ रहे हैं। उसकी वजह से बाजार लगातार जो है गिरावट पे हो रहा है। और दूसरा जो है, आप ये देखेंगे कि उस युद्ध की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, फ्रेट बहुत बढ़ गए हैं, अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मूवमेंट में, जो कमोडिटी के प्राइजेज हैं सब ज्यादा कमोडिटी पे इफेक्ट है। देख रहे हैं गेहूं नहीं मिल रहा है, खाने की चीजों के बहुत अभाव है, तेल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, चाहे खाने का हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो। इन सब चीजों का जो प्रभाव इकोनॉमी पे पड़ रहा है उसकी वजह से बाजार में लगातार गिरावट है। अमेरिकी बाजारों का सीधा प्रभाव भारतीय बाजारों पर पड़ता है और अमेरिकी बाजारों में हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ाई और वहां भी गिरावट देखी जा रही है। भारत पर उसका असर सीधा पड़ रहा है, यही कारण? उसका असर अपने यहाँ पे भी है। रीजन उसका ये है कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है। जब महंगाई बढ़ती है तो जो सेंट्रल बैंक है, जैसे अपने यहाँ आरबीआई, उनके यहाँ फेड है, तो वो हमेशा ऐसा रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेड अपनी दरें बढ़ाता है, ब्याज दरें बढ़ाता है। तो उनके यहाँ भी आपने देखा बहुत हॉकिस 0.75, जहां पे 1% का रेट हो, 1% 1.25% का, वहां पे 0.75 बढ़ाना, मतलब ऑलमोस्ट 75% इंटरेस्ट बढ़ाना, यह बहुत ही ज्यादा हॉकिस माना जाता है। अपने यहाँ भी देखा, अभी आरबीआई ने इंटरेस्ट बढ़ाया है, रीजन ओनली की अपने इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लोगों के जेब में पैसे हैं और इंडिया में तो पैरेलल इकोनॉमी भी चलती है, वहां पे ऐसा नहीं है। तो वहां फेड का बढ़ाने से वहां पे इन्फ्लेशन जल्दी से कंट्रोल हो सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा लगता नहीं। यहाँ पे तो क्या सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है, जो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, और कमोडिटी के प्राइजेस वगैरह कम हो तो उससे जो है महंगाई रुकेगी, और महंगाई रुकेगी तो अपने इकोनॉमी में काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा। रही बात ग्लोबल, अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन का बहुत ही ज्यादा अपसाइड में जाना, वो मार्केट के इकोनॉमी के लिए खतरा है, जो कोई भी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है लंबे समय के लिए। तो उसकी वजह वो भी एक प्रमुख कारण है जो बाजार में मंदी है। पूरी दुनिया में महंगाई का दौर चल रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, और अमेरिका में जिस प्रकार के बाजार के हालात हैं, यानी कुल मिलाकर संकेत तो यही मिल रहे हैं कि मार्केट, भारतीय बाजार इतनी जल्दी सुधरने वाला नहीं है। सिर्फ भारतीय बाजार नहीं है, ये अभी अपना जो बाजार है ये ग्लोबली कनेक्टेड है। अपने यहाँ के कारण नहीं है बाजार गिरने के, ये ग्लोबल कारण है। रीजन ये है कि जो एफआईज है अपने यहाँ, बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट सब में एफआईज का बहुत बड़ा सब्सटेंशियल स्टेक है, मतलब उनके बहुत बड़े पैसे लगे हुए हैं। दूसरा, आपने देखा कि अभी बिटकॉइन का क्या हुआ, उसका हवा निकल गया, पूरे वर्ल्ड में सब त्राहिमाम मचा हुआ है। चाइना में जो एफआईज का इन्वेस्टमेंट था वो भी सब्सटेंशियल लॉस में है। ब्राजील में और जहां भी एफआईज के इन्वेस्टमेंट थे वो उनको काफी नुकसान हुआ। सिर्फ इंडिया में अभी भी वो प्रॉफिट में है। तो जबकि वो काफी समय से बेच रहे हैं, यूक्रेन वार के आसपास से करीब 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया वो लोग निकाल चुके हैं इंडियन मार्केट से। तो तब भी मार्केट आज का इतना ज्यादा बुरी तरह से गिरा नहीं है। लेकिन चूंकि उनका डेली सेल आता है, आप देखेंगे जो फिगर आता है सेल का, वो 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 करोड़ के फिगर रेगुलर आ रहे हैं। जब तक वो नहीं रुकेगा, सेल नहीं रुकेगा, तब तक बाजार में गिरावट जारी रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट, आप ग्लोबली अगर देखेंगे, पूरे विश्व में कंपेयर करेंगे, तो इंडिया फिर भी आज बेटर प्लेस है, और हमारा इन्फ्लेशन हो या हमारा रुपया हो, उतनी बुरी तरह से नहीं गिरा जैसा और भी कंट्रीज में हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि थोड़े समय बाद, जैसे यूक्रेन में आप देखेंगे जो वार है, वो मुझे लगता है कि महीने 2 महीने में
किसी न किसी डिसीजन पे पहुंच जाएगा। अभी कल ही हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन वगैरह से एक छोटा डेलीगेशन गया था जेलेंस्की को समझाने के लिए कि वी हैव टू थिंक पॉजिटिव, कैसा इसको खत्म कर सकते हैं। क्योंकि अभी वो इसलिए अब जरूरत पड़ रही है कि सारे विश्व की इकोनॉमी में उथल पुथल मच गया है और वो ज्यादा दिन सारी गवर्नमेंट संभाल नहीं पाएंगे, तो उसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट होगा उनके ग्रोथ पे, उनके लोगों पे, उनके जॉब पे, उनकी इंडस्ट्री पे। कमोडिटी का आप हाल देख ही रहे हैं, पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ, गेहूं नहीं है, कहीं और भी खाने की चीजें नहीं है। रसिया ने समुद्र में से जो लॉजिस्टिक हो रहा है उसको भी उन्होंने रोक के रखा है। तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि युद्ध को कैसे रोका जाए। जो मुझे लगता है जो कल का इनिशिएटिव हुआ है आगे पीछे, अभी जैसे जेलेंस्की ने भी उन्होंने कहा है कि हमें रसिया से बात करने की जरूरत है। जो अभी तक उनका बहुत पहले एक बार आया था, उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं था, सिर्फ हमेशा वो युद्ध के लिए हथियार और सपोर्ट ही, पैसे मांग रहे थे, लोग दे भी रहे थे, लेकिन कब तक दोगे आप? अल्टीमेटली आप देखो तो यूक्रेन खंडहर हो गया है सिटी। किसी भी एक कंट्री को बसाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने में कितना समय लगता है, तो एक पूरे कंट्री को फिर से खड़ा करने के लिए कितना समय और कितने पैसे की जरूरत होगी, रिसोर्सेज के। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि युद्ध कोई अल्टरनेट नहीं है और उसमें रसिया और यूक्रेन दोनों तबाह हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है महीने 2 महीने में ये कोई न कोई ऐसे मेजर्स बनेंगे जो युद्ध को समाप्त करें। और दूसरा क्या है, एक और जो है ताइवान, उधर फिलीपीन वगैरह में भी जो नाटो के जैसे फिलीपीन में चाइना का इन्फ्लुएंस है और वो लोग नाटो में भी कुछ सम्मिलित होने की बात कर रहे थे, जो ऑलरेडी टर्की वगैरह अपोज कर रहे हैं। उसमें क्या मोड़ लेता है वो भी, उसके लिए भी लोग डरे हुए हैं, कहीं दूसरा युद्ध नहीं शुरू हो जाए, वो भी डर बना हुआ है। पर मुझे लगता है कि महीने 2 महीने में ये कुछ रिजल्ट क्लियर दिखने लगेंगे कि क्या होगा, उसके बाद इकोनॉमी रिकवर करेगी। इस पूरे सप्ताह हमने देखा कि बाजार में लगभग गिरावट ही देखी गई। एक आकलन करें 5 दिनों का औसत निकालें तो लगभग 1500-1600 अंकों की गिरावट हुई। आने वाले हफ्ते में आप भारतीय बाजारों को, बीएसई को किस तरफ देख रहे हैं और निवेशकों को क्या कहेंगे? देखिए, अभी मार्केट में जब तक एफआईज का सेल बना रहेगा तब तक मार्केट में बड़ी रिकवरी नहीं देखी जा सकती है। पर ये जरूर है कि किसी को ये नहीं पता है कि कब बॉटम आउट हो जाएगा। जैसा मैंने कहा कि हमारा होप है कि कुछ न कुछ निष्कर्ष पे अभी ये जो है रसिया और यूक्रेन, वो कोई नतीजे पे पहुंचेंगे। क्योंकि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, सबको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। हो सकता है उनका डॉलर ऊपर जा रहा है, बट दूसरे मोर्चे पे देखें तो उनका काफी बड़ा नुकसान हो रहा है और वो लंबे समय तक नहीं झेल सकते, कोई भी कंट्री हो। इन्फ्लेशन का बना रहना, जॉब का जाना और बहुत सारे कमोडिटी का प्राइस बहुत ऊपर रहना, वो कंट्री के इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरा होता है। तो उसके लिए उनको भी कुछ न कुछ, अभी जो इतने सख्त रवैया था वो थोड़ा सा कम होगा। जब लोग बैठ के एनालिसिस करते हैं कि हमने कितना गंवाया, क्या पाया, तब उनको समझ में आता है कि नहीं नहीं, हमें ये चीजें जो हमने स्टेप्स लिए वो सही है गलत है, उसका आकलन करते हैं और फिर रिव्यू करते हैं। निवेशक क्या करें अब? निवेशक को मेरा एक ही सलाह है कि थोड़े थोड़े पैसे, जैसे किसी को 1000 रुपया या 2000 रुपया, 5000 रुपया लगाना है तो उन्हें पार्ट में, जैसे अभी 20%, 20%, 30%, ऐसा करके उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। और लॉन्गर पीरियड में 1 2 साल 3 साल का नजरिया होगा तो उनको अच्छे पैसे बनेंगे। यहाँ से हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर है जिसका असर भारतीय बाजारों पर पड़ रहा है, और रही बात निवेशकों की जो लगातार पिछले कई हफ्ते से सिर्फ गिरावट देख रहे हैं, उनको यही सलाह है कि धैर्य रखें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास करें। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।